दोस्तों, आज की कहानी है सम्मान। आरती बड़ी सावधानी से घर में दाखिल हुई। इधर उधर देखकर वह दबे पांव अपनी कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही शोभा बुआ उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शोभा बुआ तकरीबन धकेलते हुए आरती को कमरे के अंदर ले गई और अंदर जाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ गई थी इतना देर? कहाँ थी तू? आज फिर हितेश से मिलने गई थी ना? हाँ, मैं हितेश से मिलने गई थी, आरती खोए खोए अंदाज में बोली। शोभा बुआ आरती की हालत और उसकी हाँ देखकर परेशान होकर उसे समझाने लगी। देख आरती, तू हितेश के प्यार में पागल हो गई है, लेकिन तेरा इस तरह उससे मिलना जुलना ठीक नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव में भैया की क्या इज्जत रह जाएगी। शोभा बुआ काफी देर तक समझाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन आरती तो जैसे ही तेज के प्यार में बावली हो गई थी। उसको ऊंच नीच सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा था। आरती के पिता दशरथ बाबूजी गांव के माने जाने किसान थे। दो जोड़ी बैल, चार पांच भैंस, ट्रैक्टर टाली, 10 बीघा खेत, सभी सुख सुविधाओं से भरा बड़ा सा पक्का मकान, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। दशरथ बाबू के घर में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। पति से अनबन होने की वजह से उनकी छोटी बहन भी उनके साथ ही रहती थी। बड़ा बेटा रितेश अभी पढ़ रहा था, जबकि बेटी आरती सिर्फ 8वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर पर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। आरती जब 8वीं में पढ़ रही थी, तभी बगल के गांव में उसकी शादी करके दशरथ बाबू ने बेटी की जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया था। शादी के समय आरती का होने वाला पति 10वीं तक पढ़ा था। दोनों शादी के समय छोटे थे, इसलिए शादी के बाद गौने में विदाई तय थी। आरती और हितेश का गांव अगल बगल में ही था, इसलिए बाजार में या किसी दूसरे काम से आने जाने पर कभी कभार दोनों का सामना हो ही जाता था। समय बीतता गया। हितेश और आरती दोनों बड़े हो गए थे। हितेश 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में अपने चाचा के पास चला गया था और उसके बाद हॉस्टल में रहने लगा था। वह घर पर बहुत काम आता था। अब उसको शहर और हॉस्टल की हवा लग गई थी। आरती घर के कामों में बेहद माहिर हो गई थी। यह देखकर दशरथ बाबू ने उसे सिलाई सीखने की इजाज़त दे दी थी, इसलिए अपने कुछ सहेलियों के साथ वह सिलाई सीखने जाया करती थी। आरती को ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। साफ चमकता हुआ बेदाग चेहरा, दूध और गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी गालों का रंग, बड़ी बड़ी कजरी, झील जैसी गहरी आंखें, तोता सी नाक, गुलाबी होठ, कमर तक लहराते काले घने रेशमी बाल, भरा हुआ बदन, आंखों पर काजल। ऐसा लगता था जैसे किसी ने चाँद पर काली की बिंदी लगा दी। हितेश ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। एक पल को तो उसे लगा जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। वह उसे याद करने की कोशिश करने लगा कि इसको कहीं देखा है, लेकिन काफी दिन बीत जाने व कोई मेलजोल ना होने की वजह से याद नहीं आ रहा था। आरती की तरफ एकटक निहारता देख उसके दोस्तों ने कोहनी मारी और बोला, क्या हितेश भाई भाभी को देखकर कहाँ खो गए? हितेश आज हिचकिचाकर बोला, अरे कहीं नहीं यार, कौन भाभी, किसकी भाभी? तब हितेश के
दोस्त ने उसे बताया कि वह जिस हसीना को इतने गौर से देख रहा था वह उसकी ही बीवी आरती है। दोस्तों के मुंह से यह सुनकर ही तेज के मुंह खुला का खुला रह गया। वह आरती की खूबसूरती का वह गदराया बदन देखकर हैरान रह गया था। अब उसको एक एक पल काटना भारी पड़ने लगा था। जैसे जैसे रात कटी तो सुबह सुबह हितेश ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर आरती से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। संदेश सुनकर आरती सोच में पड़ गई थी, क्योंकि इस संदेश में हितेश ने मिलने को कहा था। लेकिन वह सोच रही थी कि अगर हितेश से मिलते हुए किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी, और अगर ना मिलने गई तो हितेश के नाराज होने का डर था। आरती का मन भी हितेश से मिलने के लिए बेताब था। डरते डरते आरती ने आने का वादा कर लिया। शाम को दिन ढलने के बाद वह सबसे छिपकर दबे पांव गांव के बाहर आम के बगीचे में गई, जहां पर हितेश पहले से आकर उसका इंतजार कर रहा था। गांव वाले बगीचे में गन्ने की सूखी पत्तियों और गन्नों का ढेर लगा कर रखते थे। दोनों उसी की ओट में बैठकर बाहों में बाहें डाल बातें करने लगे। थोड़ी देर हितेश के साथ गुजार कर आरती घर वापस आ गई। घर आकर अपने कमरे में बिस्तर पर गिर गई। उसके हाथ पैरों में कंपन हो रहा था। उसे अपने हाथों में हितेश के हाथों की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। आरती को हितेश के साथ बिताए या चंद पल जिंदगी के सबसे हसीन पल लग रहे थे। उसे इस नई छुअन का एहसास बार बार हो रहा था, जो उसके साथ पहली बार था। उस दिन की मुलाकात के बाद आरती और हितेश रोजाना मिलने लगे थे। कभी घंटा तो कभी 2 घंटों की मुलाकातों ने सारी हदें पार कर दी। प्यार की आधी इस तरह जोर चली कि सारे बंधन टूट गए और वे दोनों रीति रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उनमें बह गए। छुट्टियां खत्म होते ही हितेश वापस हॉस्टल चला गया। इधर आरती उसकी ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। आरती की रातें अब नींद से दूर थी। उसे भी तकिए की जरूरत और हितेश की यादें सताने लगी थी। कुछ दिनों से आरती को कमजोरी महसूस होने लगी। पूरी बदन में हल्का हल्का दर्द रहता था। एक दिन आरती सुबह सुबह सोकर उठी तो चक्कर आ गया और उल्टियां आने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई। आरती को इतनी देर तक सोता देखकर सुबह बुआ उसके कमरे में चाय लेकर आई तो और बोली, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं। आरती ने मना कर दिया और बोली, नहीं बुआ, बस जरा सी थकावट लग रही है, बाकी मैं ठीक हूँ। शोभा बुआ बोली, ठीक है फिर चाय पी लो, आराम कर लो, फिर बाजार चलते हैं, कुछ सामान लेकर आना है। आरती चाय पीने लगी तो उसे फिर से उल्टियाँ आने लगी। वह भागकर बाहर गई और उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। सुबह बुआ शोभा बुआ उसे उल्टी करते देखा परेशान हो गई और आरती से पूछने लगी, आरती सच सच बता, तुझे यह सब कब से हो रहा है? कहीं तू पेट से तो नहीं है? आरती बोली, अरे नहीं बुआ, पेट में गैस बनी होगी, बस इसलिए उल्टी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शोभा बुआ का दिल नहीं माना। वह आरती को लेकर नजदीक के सरकारी अस्पताल ले गई तो पता चला कि आरती सच में पेट से थी। यह सुनकर शोभा बुआ सन्न रह गई। घर आकर शोभा बुआ आरती को हाथ जोड़ते हुए पूछने लगी, यह क्या किया आरती? मैंने कहा था तेरा अभी गौना नहीं हुआ है, हितेश से मिलने मत जाया कर। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, लेकिन तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े थे। अब बता कि हम क्या करें? आरती सिर्फ रोए जा रही थी, क्योंकि गलती तो उससे ही हुई थी, लेकिन अभी भी सुधर सकती थी। उसने शोभा बुआ से कहा, बुआ आप बाबूजी से बात करो कि यह मेरा गौना कर दे और मैं हितेश से बात करती हूँ।
मैं उससे बताती हूँ कि वह जरूर कुछ करेगा। शोभा सुबह सब लोग चाय पी रहे थे, तब शोभा बुआ ने दशरथ बाबूजी से आरती के गौने की बात की तो दशरथ बाबूजी बोले, मुझे भी पता है कि अब गौना निपटा देना चाहिए। बेटी राजी खुशी अपने ससुराल में रहे और मैं उन लोगों से कल ही बात करता हूँ। यह सुनकर शोभा और आरती दोनों ने चैन की सांस ली। आरती जब सिलाई सेंटर गई तो सबसे पहले जाकर उसने पीसीओ से हितेश को फोन लगाया और सारी बातें बताई उसे, जिसे सुनकर हितेश बुरी तरह बरस पड़ा। यह क्या बेवकूफ़ वाली हरकत की तुमने? अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ और इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। मुझे जाकर डॉक्टर से इसको गिराने की दवा ले आओ। मैं अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि गौने से पहले बाप बन गया। नहीं नहीं आरती, यह बच्चा नहीं चाहिए मुझे, यह बोलकर हितेश ने फोन रख दिया और आरती हेलो हेलो कहती रह गई। उस दिन आरती का मन सिलाई सेंटर पर नहीं लगा। वह जल्दी घर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर औधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। उसके कानों में हितेश की बातें गूंज रही थी। दवा खा लो, बच्चा गिरा दो। उसने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और जोर से चीख पड़ी। नहीं, आरती की चीख सुनकर शोभा बुआ दौड़कर आई और दरवाजा जोर जोर से पटकने लगी। दरवाजा खोलते ही आरती बुआ को गले लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। काफी देर तक रो लेने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ तब शोभा बुआ ने उसकी आंसू पोंछते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ आरती, क्यों रो रही है? हितेश से बात नहीं हुई क्या? बोला, शोभा ने पुचकारते हुए पूछा। आरती फिर से रो पड़ी और बोली, बुआ हितेश ने कहा है कि उसे यह बच्चा अभी नहीं चाहिए। वह बोल रहा है कि मैं दवा खा लूं और इस बच्चे को गिरा दूं। तूने क्या जवाब दिया? तू क्या करने वाली है? शोभा बुआ ने कंधा पकड़कर उससे पूछा। बुआ आगे उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसने फोन काट दिया। बुआ अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? शोभा बुआ ने आरती को अपने छाती से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तू परेशान मत हो। आज तेरे ससुराल बात करने भैया गए हैं। एक बार तेरा गौना हो गया तो सब ठीक हो जाएगा और देखना हितेश भी इस बच्चे को अपना लेगा। शोभा बुआ की बातें सुनकर आरती को थोड़ी राहत मिली। उसका मन थोड़ा शांत हो गया। शाम को दशरथ बाबूजी घर आए तो आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सुनने के लिए परेशान थी कि उसके ससुराल वालों ने कब की तारीख पक्की की है। शोभा बुआ पानी लेकर दशरथ बाबूजी के पास गई और पानी देकर उनसे पूछने लगी, आरती के ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? भैया आरती भी ससुराल दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दिल थाम कर सारी बातें सुन रही थी। आरती के ससुराल वाले बोल रहे हैं कि हितेश की पढ़ाई का अभी 1 साल और है, इसलिए वे लोग अभी आरती को नहीं ले जाएंगे। अभी हमारी आरती 1 साल हमारे पास और रहेगी। दशरथ बाबू मूछों पर ताव देते हुए मुस्कुराकर बोले। दशरथ बाबू की बातें सुनकर शोभा बुआ के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। दशरथ बाबू चौंक कर शोभा की तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ बोलता दरवाजे के पास खड़ी आरती हाय राम कहकर मूर्छा खाकर गिर पड़ी। वे दोनों दौड़कर आरती के पास गए और उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आरती का चेकअप किया और बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गए। दवा पिला दीजिए और इनका ध्यान दीजिए। यह माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में लापरवाही ठीक नहीं है। डॉक्टर के मुंह से माँ बनने की बात सुनकर दशरथ बाबूजी हक्का बक्का
हो गए। डॉक्टर की जाते ही सबसे सवालों की छड़ी लगा दी। शोभा बुआ ने पूरी बात दशरथ बाबू को बताई और बोली, भैया गौना की तारीख जल्दी से पक्की करके आइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। उधर होश में आते ही आरती रोने लग गई। रोते रोते वह बोली, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दशरथ बाबूजी आरती के सिर पर हाथ रखकर लंबी सांस लेकर बाहर चले गए। अगले दिन दशरथ बाबूजी फिर आरती के ससुराल गए। घर पर शोभा और आरती बेचैन घूम रही थी, ना जाने क्या खबर आएगी। दशरथ बाबूजी दिन ढले तक घर आए और आते ही सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनको इस तरह बैठे देखकर सबका दिल बैठा जा रहा था। सब लोग उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। दशरथ बाबू रूठे गले से बोले, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने गौना कराने से साफ साफ मना कर दिया। हितेश बोल रहा था कि वह कभी मिलने नहीं आता था। शोभा ने, वे लोग मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, अब क्या करूं मैं। शोभा बुआ और आरती दोनों रोने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया और सबने अपने अपने कमरे में करवट बदल बदल कर रात गुजारी। सुबह हुई। आरती ने उठकर मुंह धोया और कुछ देर तक खुद को आईने में देखती रही। मन ही मन एक फैसला लिया और बाहर चली गई। दशरथ बाबू बरामदे में बैठे थे और आरती उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, बाबूजी मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन इस बच्चे को मारने का पाप मुझसे नहीं होगा, मुझे यह पाप मत करवाइए। दशरथ बाबू ने आरती का हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटी क्या चाहती है तू, बोल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। दशरथ बाबूजी की बात सुनकर आरती बोली, बाबूजी इस नन्ही सी जान को मैं सारी दुनिया से लड़कर इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ और उस ही देश को नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे को उसके बाप का नाम और हक दोनों दिलवाऊंगी। दशरथ बाबूजी बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन आरती और दशरथ बाबू दोनों जाकर वकील से मिले और उनको सारी बातें बताई। वकील ने आरती को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सबसे पहले शाबाशी दी और बोली, बेटी तू परेशान ना हो, हम यह लड़ाई लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हितेश पर केस दर्ज हो गया था। आरती हर पेशी पर अपने बाबूजी के साथ अदालत में अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही थी, तो बाहर दुनिया से अपने इज्जत के लिए उसका बढ़ता पेट देखकर गांव वालों ने कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कई बार उसके मुंह पर बोल देते थे, देखो कितनी बेशर्म है, पहले मुंह काला किया, अब बच्चा जन्माएगी, केस लड़ेगी। आरती सारी बातें सुनकर अनसुना कर देती थी। समय बीतता गया और आरती के समय पूरा होने पर एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अदालत की तारीख बढ़ रही थी और दशरथ बाबूजी का बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था। खेत बेचने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन बाप बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई जारी थी। कई सालों तक लड़ाई लड़ते रहे। एक दिन दशरथ बाबूजी को एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। वे लोग आरती की सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक आरती अपनी जिंदगी के लिए कोई भी और फैसला लेने को तैयार नहीं थी। इसलिए हितेश और उसके घर वाले अदालत के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके थे। वे लोग चाहते थे कि समझौता हो जाए, आरती उनके घर आ जाए और बच्चे को भी अपना खून मानने के लिए तैयार थे, लेकिन आरती ने सख्ती से मना कर दिया और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार आरती की जीत हुई। अदालत ने डीएनए टेस्ट करवाया। उसमें साबित हुआ कि बच्चा हितेश का ही है और आरती का गौना कराने के लिए मजबूर कर दिया।
ऐसा ना करने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती थी। इसलिए आरती के ससुराल वाले डर से आरती का गौना करवा लिया। वही उसे और उसके बेटे को हितेश की जायदाद में हिस्सेदारी भी दी गई। आरती ने हिम्मत दिखाकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया, अपने बेटे का हक वापस जीत लिया था। आरती इस जीत पर बेहद खुश थी। एक दिन दशरथ बाबू ने आरती का गौना कर दिया। हितेश आरती को लेकर केरला चला गया। 1.5 साल बाद आरती और हितेश केरला से वापस आए तो आरती की गोद में 6 महीने की एक प्यारी सी बच्ची थी। शाम को दशरथ बाबू जब घर आए तो देखा कि आंगन में आरती और हितेश अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने में मगन थे। वह अपनी बेटी के उचित फैसले पर मुस्कुराकर अंदर चले गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।